Welcome to Spandan Academy. Today we read History of 6th class, Lesson 5th, Kingdom, Kings and in Early Republic. राजा, राज्य और एक प्राचीन गणराज्य. How some men become rulers. कुछ लोग शासक कैसे बने. Choosing leader or rulers by voting is something that has become common during the last 15 years or so. How did men become rulers in the past? Some of the rajas we read about in chapter 4 were probably chosen by the jana, the people, but around 3000 years ago. लगभग 50 वर्ष हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासन कैसे करते थे. इस अध्याय में हम इसको पढ़ेंगे कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए. कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए. अश्वमेध यज्ञ ये ऐसा आयोजन था जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखभाल में स्वतंत्र घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था. तो इस घोड़े को किसी दूसरा राजा ने रोका तो उसे वह अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के साथ लड़ाई करनी पड़ती थी. अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब ये होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था. इसके बाद उन राजाओं का यज्ञ में आमंत्रण किया जाता था. ये यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था. इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था. अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था. यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा के उनके लिए उपहार लाते थे. इन सभी आयोजन में राजा का मुख्य स्थान होता था. उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था. युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था. यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था. राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियां तथा उनके जो पुत्र थे, वो कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने पड़ते थे. अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की प्रक्रिया को देखना रहता था. राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल से छिड़काव करने के साथ साथ कई अनेक यज्ञ अनुष्ठान करवाते थे. वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे जिसे पुरोहित शूद्र मानते थे. उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था. वर्ण क्या होता है? उपरोहित लोगों को 4 भागों में डिवाइड किया है, जिन्हें हम वर्ण कहते हैं. उसके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित होते हैं. पहला वर्ण होता है ब्राह्मणों का. उसका काम क्या होता है? वेदों का अध्ययन, अध्यापन कराना, यज्ञ कराना, जिसके लिए उन्हें उपहार मिलता था, है ना. और दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था. उनका क्या काम था कि वो युद्ध करते थे और लोगों की रक्षा करना. तीसरा स्थान वैश्य के थे, जिसमें कृषक, पशुपालन और व्यापारी आते हैं. क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था. वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का होता था, जिनका काम क्या रहता था? तीनों वर्णों की सेवा करना. नेक्स्ट पेज पर देखिए, जनपद. महायज्ञों को कराने वाला राजा जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा मानने जाने लगे थे. जनपद का शब्द अर्थ जन के बसने की जगह होता है. लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे. इसमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे. इन पुरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिलते थे, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है, जैसे कि ये नाम से स्पष्ट है. इसमें ये जो पात्र दिया हुआ है वो क्या है? धूसर पात्र है ना. इसको खास इसकी पतली सतह होती है, सुंदर और चिकने होते हैं. शायद इसका प्रयोग क्या करते थे? भोजन बनाने या भोजन परोसने के लिए किया जाता था.
महाजनपद्स about 2500 year ago some janpads become more important than others and were known as Mahajanpads. Some of these are shown on map फोर्थ मैप में आप ये महाजनपद के बारे में देख सकते हैं। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। इन्हें महाजनपद कहा जाता है। जो चित्र 4 में दिखाया है, महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात उनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया है। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि मानते थे। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। और ये लोग क्या करते थे कि विशाल जो दीवार बनाने की व्यापक योजना की आवश्यकता पड़ती थी। लाखों ईंटों, पत्थरों को जमा करना पड़ता था और हजारों स्त्री, पुरुष और बच्चे इसमें अपना श्रम करते थे। टैक्स यानी कर is the rulers of the महाजनपद्स where buildings hug fort और B है managing by big arms the needed more resources। टैक्स क्या है? टैक्स मतलब होता है कर। महाजनपद जो राजाओं के विशाल किले बनाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों ने राजाओं और लोगों को समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर ना रहकर अब नियमित रूप से वसूलने लगे थे। तो कैसा करते थे वो लोग? फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण होते थे, जो अधिकांश कृषक थे। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाया जाता, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाया जाता था। जैसे लोहार, सुनार, बुनकर राजा के लिए महीने में एक दिन में काम करना पड़ता था। पशुपालन को जानवरों या उनके उत्पादन के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने में भी कर देना पड़ता था और संग्रहालयों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं भी देना पड़ती थीं। Change in agriculture. There were two major change in agriculture around this time. कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कुठार जमीन की लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे की फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों के धान के पौधों का रोपण शुरू हो गया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने की बजाय धान के पौधे तैयार कर उनको रोपा जाना शुरू कर दिया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह सकते हैं, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ जो परिश्रम पहले के लोग करते थे वो अब नहीं करते। इस काम में ज़्यादातर दास, दासियां तथा भूमिहीन खेतीहर मजदूर काम करते थे। ए क्लोजर लुक। मगध। फाइंड मगध इन मैप 4। मैप 4 में हमें देखना है मगध बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट महाजनपद्स इन अबाउट 200 ईयर। सूक्ष्म निरीक्षण करना है किसका? फर्स्ट है मगध। तो ये लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थीं। तो ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगल से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था।
यही नहीं कि जंगल से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहे के अयस्क की खदानें थीं, मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी थी। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिम्बिसार और अजातशत्रु हुए थे। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। ए क्लोजर लुक बजी। बजी जैसे कि तुमने ऊपर पढ़ा कि मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, उसके नजदीक ही क्या था, बज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासक व्यवस्था थी जिसमें गण या संघ कहते थे। तो गण किसे कहते थे? गण शब्द का प्रयोग कई सदस्य वाले समूह के लिए किया जाता था, और संघ का मतलब होता था संगठन या सभा। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए मिलकर चर्चाएं करते थे। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चला। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।